कहानी अनंतपुर गांव की है। हरियाली से भरा हुआ वो गांव दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। एक दिन अरे विशाल भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं किशन भाई, इसलिए लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। अरे लकड़ियां काटने उस तरफ क्यों जा रहे हो? हैं? आप जानते नहीं क्या? लोग कहते हैं कि उधर चुड़ैल रहती है भैया। सूरज ढलने के बाद लोगों का वहां जाना ठीक नहीं रहता। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वहां कभी चुड़ैल देखी है? बताओ। नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन लोगों को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अरे मैं ये सारी बातें नहीं मानता किशन भाई। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे जाना है? क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरे बच्चे और पत्नी को आज रात भूखा सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर विशाल सूखी लकड़ियां लेने गांव के पीछे चला जाता है। वो लकड़ियां उठा ही रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। अरे ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? लगता है बिल्ली रो रही है। छोड़ो, मुझे क्या, जल्दी से सूखी लकड़ियां बटोर लेता हूं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक रहता है। लगता है ये आवाज बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है वहां? अरे तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो, तुम्हारा यहाँ इस तरह अकेले बैठना ठीक नहीं। क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब ठीक तो है ना? अभी भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बड़ी ही अजीब है। मैं तो इसकी सहायता करना चाह रहा हूँ और यह है कि मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रही। चलो भाई चलो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगली सुबह विशाल की लाश गांव में पड़ी हुई थी। हाय, मेरे पति को क्या हो गया? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? हम तो जीते जी मर गए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बहन, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता भाभी। कल रात को लकड़ियां खत्म हो गई थी। इन्होंने कहा मैं ले आता हूँ और फिर ये वापस ही नहीं आए। मैंने रात भर इनका इंतजार किया और जब सुबह हुई तो ये खबर मिली। अरे मुझे याद आया। अरे गांव वालों, कल विशाल भाई को मैंने गांव के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास जाते देखा था। इसका मतलब वहां सच में चुड़ैल रहती है। हो ना हो ये चुड़ैल का ही किया धरा है। हाँ। इस घटना से गांव के लोगों के बीच डर का माहौल बन जाता है। जो भी गांव के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास जाता कभी लौट कर नहीं आता। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह जाना बिल्कुल बंद कर दिया। इस तरह लगभग 6 महीने बीत गए। तभी गांव की मुखिया की बेटी 20 साल बाद शहर से पढ़ाई करके लौटती है। प्रणाम पापा। प्रणाम माँ। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक है बेटिया, तुम ठीक हो ना? अरे कितनी बड़ी हो गई हो। अच्छा हुआ तुम गांव आ गई। कुछ दिन गांव की हवा भी खानी चाहिए भाई। हैं? तुम तो आती ही नहीं हो। कुछ दिन नहीं पापा, हमेशा के लिए आई हूँ। मुझे भी माता पिता के साथ रहने का मन करता है। क्या कहा तुमने? तुम यहाँ हमेशा के लिए आई हो? बेटा ये गांव ठीक नहीं है। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आए दिन लोगों की जान चली जाती है। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तेरी माँ सही कह रही है बेटी, ये गांव ठीक नहीं है। यहाँ भूत और चुड़ैल का साया है। सॉरी पापा, लेकिन मैं इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करती और आप दोनों के साथ रहना है मुझे। मैं अब वापस नहीं जाने वाली। मैंने सोचा है मैं यहाँ के स्कूल में टीचर की नौकरी कर लूंगी। वैसे भी मेरे जितना पढ़ा लिखा टीचर यहाँ होगा भी नहीं। ऐसा कहकर प्रियंका अपने रूम में चली जाती है।
अब क्या होगा जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुखिया गांव के एक तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक गांव का बहुत मशहूर तांत्रिक था। बाबा, मेरी बेटी शहर से लौट आई है। उसका कहना है कि वो भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करती है। आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में किसी बुरी शक्ति का निवास है। तो क्यों चिंता करता है रे मुखिया? तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब आप ही एकमात्र उम्मीद है बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये ले ताबीज, अपनी बेटी के गले में पहना देना, फिर कोई भी बुरी शक्ति तेरी बेटी से दूर रहेगी। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मुखिया ताबीज लेकर घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह सुनो साधना, मैं तांत्रिक बाबा से ये ताबीज लेकर आया हूं। तुम ये ताबीज किसी भी तरह बिटिया को पहना दो बस। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मी। मैं स्कूल जा रही हूँ इंटरव्यू देने, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी। देखना, तेरे पापा को तेरी बहुत फिक्र रहती है। वो तेरे लिए ताबीज लाए हैं, इसे पहन ले, फिर तू सुरक्षित रहेगी। माँ, मैंने कहा था ना, मैं इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करती। माफ कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं पहनूंगी। देख, तुझे पहनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे और तेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आखिर हमारी गलती क्या है? यही ना कि हम दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, बचपन से आप इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे अपनी सारी बात मनवा लेती हो। बचपन में भी ऐसा करके आपने मुझे शहर भेज दिया था। अच्छा लाइए, दीजिए, मैं पहन लूंगी। प्रियंका ताबीज को अपने पर्स में रख लेती है और इंटरव्यू के लिए स्कूल चली जाती है। लौटते समय शाम हो गई। ये गांव कितना खूबसूरत है, जाने क्यों लोग इतनी सुंदर जगह छोड़कर शहर चले जाते हैं। एक काम करती हूँ, कुछ फोटोज ले लेती हूँ। प्रियंका नेचर की फोटो खींचते खींचते गांव के पीछे चली जाती है, जहाँ बरगद का पेड़ था। ओह वाह, कितना सुंदर और बड़ा बरगद का पेड़ है। इतने सुंदर गांव को खामखा लोगों ने बदनाम कर रखा है। So stupid। तभी प्रियंका को एक आवाज सुनाई देती है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मेरे पेट में बच्चा है, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। अरे, लगता है कोई मुसीबत में है। प्रियंका बरगद के पेड़ के पीछे भागकर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अजीब बात है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रियंका के पीछे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। जैसे ही प्रियंका ने पीछे देखा तो वो बुरी तरह डर गई। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यहीं रहती हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब तुम यहाँ रहती हो? अब वैसे तुम ठीक तो हो ना? मुझे अभी यहाँ से आवाज आ रही थी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे इस जगह से आजाद होना है। मुझे प्लीज अपने घर ले चलो, मैं वहाँ नौकरानी का काम कर लूंगी, बदले में 2 वक्त की रोटी दे देना। अब मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा मत करो, यहाँ कोई नहीं आता। सबको लगता है यहाँ चुड़ैल रहती है, इसलिए मैं आज तक किसी से मदद नहीं मांग पाई। एक तुम ही हो जो यहाँ आई हो। मुझे यहाँ से ले चलो, तुम जो बोलोगी मैं वो सारे काम करूंगी। पर अब तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं गर्भवती हूँ। मुझे सिर्फ एक घर चाहिए जहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। प्रियंका को उस औरत पर दया आ जाती है। अब ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी, रोना बंद करो प्लीज। प्रियंका उसे अपने घर ले जाती है। तू आ गई घर बेटा, लेकिन ये तेरे साथ कौन है? प्रियंका अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मी, वैसे भी हमें घर में काम वाली की जरूरत तो थी। आप कितना काम करती हो, मैंने सोचा ये हमारे घर में काम कर लेगी और इससे इसकी भी मदद हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने इसे कभी अपने गांव में देखा नहीं। हाँ मालकिन, दरअसल मैं दूसरे गांव से आई हूँ। सुनो, देखो हमारा किचन वो रहा, तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। इन कपड़ों में तुम डरावनी दिखती हो।
उस औरत के जाने के बाद साधना अपनी बेटी से बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे ही किसी को उठाकर घर में ले आई? आजकल किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या माँ, उस बेचारी को मदद की जरूरत है और आपको उस पर शक हो रहा है? प्रियंका की जिद के आगे किसी की नहीं चलती और वो औरत उसी घर में रहने लगती है। साधना हमेशा उस औरत पर नजर रखती थी। क्या कर रही हो माँ? वो बेचारी खाना बना रही है और तुम उसे बार बार जाकर देख रही हो। हाँ, मुझे वो औरत ठीक नहीं लगती। पता नहीं कौन है कौन नहीं, हमारे खाने में कहीं जहर न मिला दे। आपके शक्की दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। उसी रात को न जाने क्यों वो औरत मुखिया और उसकी पत्नी के कमरे में झांक रही थी। तभी वहां प्रियंका आ जाती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं देखने आई थी कि मालकिन ने रात का दूध लिया कि नहीं। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अमावस की रात जो सबसे ज्यादा काली होती है, उस रात मुखिया के घर में एक अजीब घटना घटी। माँ, माँ, ये खून कहाँ से आया? पूरे घर में फैला हुआ है। हे भगवान, अमावस की रात को घर में खून, ये तो बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। जी देखिए ना हमारे घर में क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर किचन में बैठी उस औरत पर जाती है जिसके हाथ में ऐसी बिल्ली थी जिसका सर नहीं था। क्या कर रही हो तुम? तुमने बिल्ली को मार दिया? बोलो, माँ तुमसे कुछ पूछ रही है। अरे तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। पूरे घर में ये खून तुम्हारी वजह से फैला है। हाँ मालिक, बिल्ली ने किचन का दूध जूठा कर दिया था तो मैंने इसको पकड़ लिया और इसका गला मरोड़ दिया। देखा तुमने? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण औरत नहीं है। मुझे पहले से इस पर शक था। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तुमने सही कहा साधना, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। कौन हो तुम? कौन हो? आपने पहचाना नहीं मालिक? मैं आपकी नौकरानी, मैं शांति हूँ मालिक। शांति? लेकिन वो तो मर चुकी है। तभी उस औरत का रूप बदल जाता है और वो एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कोई बचाओ हमें, ये तो चुड़ैल है माँ, कितनी भयानक दिख रही है। प्रियंका चुड़ैल को देखकर काफी डर गई थी, लेकिन मुखिया और साधना का शरीर न जाने क्यों पीला पड़ गया था। कुछ लोग जो हवेली के बाहर से गुजर रहे थे, उन्होंने प्रियंका की आवाज सुन ली। कोई बचाओ हमें। अरे तुमने सुना? इतनी रात को मुखिया के घर से कोई मदद मांग रहा है। अरे चलो चलकर देखते हैं। कोई बचाओ हमें। उन दोनों ने जब अंदर झांका तो चुड़ैल को सामने देख हक्के बक्के रह गए। अरे भैया, चलो यहाँ से। नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी भैया। भैया, राम। भैया, आज तक तो बस चुड़ैल का नाम ही सुने थे, आज देख भी लिया। भैया, भगवान को याद कर लेते हैं। हनुमान जी को याद करो भैया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियों लोक उजागर, जय बजरंग बली बचा लो भैया। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हनुमान। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ, क्या हुआ साधना? तुझे क्या लगा मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी? जब तक मैं तुम दोनों से अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बदला? कौन सा बदला? मम्मी पापा, ये चुड़ैल क्या बोल रही है? ये किस बदले की बात कर रही है? साधना और मुखिया, जिनकी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा था, डर के मारे उनका पसीना टपक रहा था। ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। आज से 20 साल पहले मुखिया और इस औरत ने मुझे मार डाला था। क्या मार डाला था? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इन दरिंदे लोगों के घर में काम करती थी और ये दरिंदा आदमी हमेशा मुझ पर अपनी गंदी नजर रखता था। एक दिन, मालिक ये लीजिए दूध। अरे सुन, तू इतनी मेहनत करती है, फिर भी तेरे हाथ कितने मुलायम हैं। आप ये क्या कर रहे हो मालिक? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। शांति दूध का गिलास पटक देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने अकड़ दिखा रही है, हैं?
मुखिया शांति के साथ जबरदस्ती करता है और उसे साधना को कुछ भी बताने से मना करता है। सुन, अगर तूने कुछ भी साधना को बताया तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे काम से निकालने में, समझी? नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। काम छूटने के डर से शांति ने अपना मुंह बंद रखा। एक दिन शांति को पता चला कि वो गर्भवती है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? किसी और के गंदे खून को मेरा नाम दे रही हो? मैं विधवा हूँ मालिक, मेरा पति नहीं है। ये बच्चा आपका है, अब आपको कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मालकिन को सारी बात बता दूंगी। तभी साधना वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? ये क्या बताने की बात कर रही है जी? अब कुछ नहीं साधना, ये ऐसे ही बकवास कर रही है। नहीं मालकिन, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में मालिक का बच्चा है। ये क्या कह रही है जी? अरे ये झूठ बोल रही है साधना, पता नहीं कहां अपना मुंह काला करवा के आई है और मेरा नाम बदनाम कर रही है। तू मेरे पति को बदनाम करना चाहती है? अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए मेरे पति का नाम इस्तेमाल कर रही है। शांति बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों शांति को भला बुरा कहते रहते हैं। मैं ये सारी बात गांव वालों को बता दूंगी, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ऐसा कहकर शांति वहां से जाने लगती है। तभी मुखिया पीछे से लोहे की तलवार से शांति पर हमला कर देता है और वहीं शांति तड़पने लगती है। ये तूने ठीक नहीं किया मुखिया, मैं तुम दोनों से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। इतना कहते हुए शांति ने अपना दम तोड़ दिया। मुखिया और साधना ने मिलकर शांति की लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। तब से मेरी आत्मा उस बरगद के पेड़ में रहने लगी और सही मौके का इंतजार करने लगी। आज बिल्कुल सही मौका है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अरे साधना, अरे मुझे छोड़ दो साधना, मेरा गला छोड़ दो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मम्मी, आप क्या कर रही हो? पापा को छोड़ो। साधना अपने पति को ही मार डालती है। पापा उठो, पापा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी माँ को तो छोड़ दो। छोड़ दूं? क्यों? इन दोनों ने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आया भी नहीं था, उसको भी मार डाला। आज अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो तुम्हारे बराबर का होता। ऐसा कहकर साधना ने अपने पेट में भी खंजर मार लिया और जमीन पर धराशायी हो गई। माँ, तुमने मेरे मम्मी पापा दोनों को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। चुड़ैल साधना के शरीर से बाहर आ चुकी थी। उसने जैसे ही प्रियंका को मारने के लिए खंजर उठाया, तभी वहां गांव वाले तांत्रिक को लेकर पहुंच गए। रुक जा चुड़ैल, तू ये सही नहीं कर रही। तूने अपना बदला ले लिया है, अब तू इस बच्ची को कुछ नहीं कर सकती। इस बच्ची ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुखिया का खानदान खत्म कर दूंगी। तू ऐसा नहीं कर सकती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मैंने कहा था ना, अब तू कुछ नहीं कर सकती। मुझे बाहर निकाल तांत्रिक, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तू अपना बदला ले चुकी है, अब समय आ गया है कि तुझे मुक्ति मिल जाए। मैं तुझे मुक्ति दिलाने में तेरी सहायता करूंगा। तांत्रिक चुड़ैल को बोतल में कैद करके ले जाता है। गांव वाले प्रियंका को सहारा देकर उठाते हैं और उसको दिलासा देते हैं। प्रियंका को दुख जरूर होता है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समय के साथ वो समझ जाती है कि उसके माता पिता एक गुनहगार इंसान थे और बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है।
वो गांव में रहकर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। गांव वालों को भी अब किसी चुड़ैल का डर नहीं रहता और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।